मेरे जो आपको अभी प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से हमारी बॉडी के सिस्टम्स में ऑर्गन्स में टारगेट करते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। फिर उसके बाद वो किस तरीके से सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जो है उनसे जब रिएक्ट करता है तो किस तरीके के सिम्टम्स को प्रोड्यूस करता है। फीवर है, इन्फ्लेमेशन है, पेन है, इस तरीके के सिम्टम्स को प्रोड्यूस करता है हमारा इम्यून सिस्टम। आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, मींस कि हाउ द ड्रग वर्क्स। ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ, मेडिसिन्स, किस तरीके से जो मेडिसिन्स है वो वर्क करती हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय योर फैमिली व्हेन यू फॉल सिक। जब आप बीमार होते हो तो आपके परिवार वाले सबसे पहले क्या करते हैं। हैव यू एवर थॉट वाई यू समटाइम फील बेटर इफ़ यू स्लीप फॉर सम टाइम। कभी आपने सोचा है कब कि आप जब सो जाते हैं तो उसके बाद आप थोड़ा सा अच्छा कैसे फील करने लगते हैं। व्हेन डज द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मेडिसिन्स। हमारे बॉडी में जब ट्रीटमेंट होता है तो मेडिसिन कब हमें लेनी चाहिए। बेस्ड ऑन वॉट वी हैव लर्न सो फॉर इट वुड अपीयर दैट देयर आर 2 ways टू ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो जितनी भी पढ़ाई की है, जो भी इन्वेंशंस हैं, उनके आधार पे ये कहा गया है कि 2 तरीके हैं किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। वन वुड बी टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज़ एंड अदर टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज़। पहला तरीका है कि हम जो डिजीज़ है उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर दें, यानी कि उसकी तीव्रता को कम कर दें। और दूसरा है कि जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनको ही हम किल कर दें, या डिजीज़ है उसको ही हम परमानेंटली रिमूव कर दें बॉडी से। फॉर द फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स। पहली बात जिसमें हम डिजीज़ के इफ़ेक्ट को कम करना चाहते हैं उसके लिए हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है जिसकी वजह से जो सिम्टम्स होते हैं वो कम होने लगते हैं। द सिम्टम्स आर यूजली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये जो सिम्टम्स होते हैं वो इन्फ्लेमेशन यानी कि जो हमारे इम्यून सिस्टम पे जो अफेक्ट होता है उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है ना, मैंने आपको बताया था पहले। तो इन्फ्लेमेशन यानी सूजन जो होती है, या रेडनेस है, या सूजन है जिस एरिया अफेक्टेड एरिया है, तो उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं। जैसे कि वी कैन टेक मेडिसिन दैट ब्रिंग डाउन फीवर, रिड्यूस पेन और लूज़ मोशन। जब हमें लूज़ मोशन होते हैं, फीवर होता है या हमें पेन होता है तो हम मेडिसिन ले लेते हैं। मेडिसिन लेने से क्या होता है, हमारा जो फीवर होता है वो कम होने लगता है, हमारा जो पेन होता है वो कम होने लगता है, और जो लूज़ मोशन होते हैं वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाते हैं। वी कैन टेक बेड रेस्ट सो दैट वी कैन कंजर्व आवर एनर्जी। दिस विल इनेबल अस टू मोर ऑफ इट अवेलेबल टू फोकस ऑन हीलिंग। जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारी जो बॉडी की जो एनर्जी होती है वो कंजर्व हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और वो एनर्जी जो है हमको हमारी चोट को, हमारी डिजीज़ को क्योर करने का काम करती है। ठीक, बट दिस काइंड ऑफ सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट बाय इटसेल्फ विल नॉट मेक द इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स गो अवे एंड द डिजीज़ विल नॉट बी क्योर्ड। इस तरीके की जो सिम्टम्स होते हैं जो उसमें जो ठीक नहीं हो रहे होते हैं, अपने आप ठीक नहीं हो रहे होते हैं, क्योंकि उनमें जो माइक्रोब्स होता है वो वापस तो नहीं जाता है, अंदर ही रहता है, और इस वजह से जो बीमारी होती है वो प्रॉपरली क्योर्ड नहीं हो पाती है। फॉर दैट वी नीड टू बी एबल टू किल ऑफ द माइक्रोब्स, और इसके लिए हमें माइक्रोब्स को किल करना ज़रूरी होता है। हाउ डू वी किल माइक्रोब्स। हम माइक्रोब्स को किल कैसे कर सकते हैं, मार कैसे सकते हैं। वन वे इज़ टू यूज़ मेडिसिन दैट किल माइक्रोब्स। पहला तरीका, हम दवाइयाँ लें जो कि माइक्रोब्स को मार दें हमारे शरीर के अंदर। वी हैव सीन अर्लियर दैट माइक्रोब्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। दे आर वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजुआ। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो वायरसेस हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, फंगस हैं और प्रोटोजुआ हैं। Each of these group of organism will have some essential biochemical life process which is peculiar to that group and not shared with the other groups. हर एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है उसकी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और बहुत ही स्पेसिफिक होती है, जो कि एक ऑर्गेनिज़म की लाइफ साइकिल से दूसरे ऑर्गेनिज़म की लाइफ साइकिल जो है
अलग होती है। फॉर एग्जांपल वायरस और बैक्टीरियाज की लाइफ साइकिल अपनी अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से इनकी लाइफ साइकिल्स होती हैं। These process may be pathways for the synthesis of new substances और respiration। इन प्रोसेस की वजह से जो है नए नए जो सब्सटेंसेस होते हैं वो बनते हैं, साथ ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए होती रहती है। These pathways will not be used by us either। फिर उसके बाद उन पाथवेज को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल our cell make new cell substances by the mechanisms different from that used by bacteria। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम जो हमारे सेल हैं वो दूसरे सेल बनाते हैं या कोई न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं किसी एक मैकेनिज़्म के द्वारा जो कि बैक्टीरिया की मैकेनिज़्म से डिफरेंट होती है। वी हैव टू फाइंड अ ड्रग दैट ब्लॉक्स द बैक्टीरियल सिंथेसिस पाथवे विदाउट अफेक्टिंग आवर ओन। तो हमको इस तरीके की ड्रग्स या इस तरीके की मेडिसिन लेनी पड़ेगी जो कि बैक्टीरियल की सिंथेसिस को, मतलब उस स्पेसिफिक प्रोसेस में, क्योंकि बैक्टीरियल की प्रोसेस अलग है और हमारी प्रोसेस अलग है, तो वो हमारी प्रोसेस को तो हार्म ना करे, पर बैक्टीरियल की जो सिंथेसिस की जो पाथवेज हैं, जो उनकी लाइफ साइकिल हो, उनको जो है इंटरप्ट करे, उनको किल करे, उनको ख़त्म करे, पर हमारी जो है वो सुरक्षित रहे। तो हमें इस तरीके की ड्रग यूज़ करनी पड़ती है। This is what is achieved by the antibiotic that we all are familiar with। ये किस तरीके से हो सकता है? एंटीबायोटिक्स से। एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? जो बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं इनकी ग्रोथ को किल कर लेती हैं, और पर हमें किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाती। हमारी शरीर में जो हमारे लिए जो सुटेबल मैकेनिज़म्स हैं डिफरेंट प्रोसेस की, उनमें किसी तरीके का कोई इंटरप्शन नहीं करती। पर हाँ, ये ज़रूर बैक्टीरिया और वायरसेस या माइक्रोब्स की जो लाइफ साइकिल्स की सिंथेसिस है, प्रोसेस हैं, उनमें जाके इंटरप्ट करती है, उनको डिस्टर्ब करती है। Similarly, there are a drug that kill protozoa such as the malarial parasite। One reason why making antiviral medicine is harder than making antibacterial medicine is that virus have few biochemical mechanisms of their own। देखिए, एक चीज़ और है, ये आप शायद सबको पता हो, जो एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं उनको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू द एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। और इसका रीज़न ये है कि जो वायरस हैं उनकी जो है खुद की अपनी बायोकेमिकल मैकेनिज़म्स होती हैं और जो कॉन्टीन्यूसली जो उनकी चेंज होती रहती हैं। तो सम टाइम हमें जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनकी मैकेनिज़म्स को जानने में, और इसी वजह से जो ड्रग्स होती हैं वो नहीं आ पाती हैं। जैसे कि इस समय कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसकी मैकेनिज़म्स हम नहीं जान पा रहे हैं क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली अपना जो शेप है वो चेंज करता रहता है, और इसकी वजह से जो हम इसकी जो मैकेनिज़्म है, उसकी रिप्रोडक्टिव क्षमता है, उसकी जो ग्रोथ की प्रोसेस है, हम उसको इनहिबिट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से मेडिसिन ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही हैं। दे एंटर आवर सेल्स एंड यूज़ अवर मशीनरी फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। जो वायरसेस होते हैं ये हमारी सेल्स के अंदर रहने लगते हैं, और जो हमारी सेल्स की जो मशीनरी है उनको यूज़ करने लगते हैं अपनी लाइफ प्रोसेस के लिए। मतलब हमारी तो जो मैकेनिज़्म था वो तो ठप हो गया, और वायरसेस उनको बड़े आराम से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दिस मीन्स दैट देयर आर रिलेटिवली फ्यू वायरस स्पेसिफिक टारगेट्स टू एम एट। डिस्पाइट दिस लिमिटेशन देयर आर नाउ इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स, फॉर एग्ज़ाम्पल द ड्रग्स दैट कीप HIV इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल। इतनी मुश्किल के बाद भी हमारे साइंटिस्ट जो है उनको कुछ एंटीवायरल ड्रग्स को निकालने में क्षमता हासिल हुई है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है HIV एड्स का। HIV वायरस जो होता है उसकी मेडिसिन जो है आ गई है, जिसमें एटलीस्ट ये इन्फेक्शन को क्योर तो नहीं करती है लेकिन उसको कंट्रोल करके रखती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। all of what we have talked about so far deal with how to get rid of an infection in someone who has the disease। अभी हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से जो है इन्फेक्शन अगर किसी के अंदर हो गया है तो उसको हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। बट देयर आर 3 लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच टू डीलिंग विद द इन्फेक्शियस डिजीज। पर इनके साथ में हमारे पास 3 लिमिटेशन भी हैं जो कि हम एक इन्फेक्शियस डिजीज़ को डील करने में हमारी लिमिटेशन देती है।
द फर्स्ट इज़ दैट once someone has a disease, their body functions are damaged and may never recover completely. पहला ये है कि अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया या डिजीज़ हो गई है तो जो उसकी बॉडी फंक्शंस होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली रिकवर नहीं कर पाता है. द सेकेंड इज़ दैट ट्रीटमेंट विल टेक टाइम. जो दूसरा टाइम है कि ट्रीटमेंट जब हम किसी चीज़ का स्टार्ट करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, which means that someone suffering from a disease is likely to be ridden for some time even if we can give proper treatment. तो जब अगर कोई भी पर्सन जिसके साथ इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई है, डिजीज़ हो गई है, तो उसको बेड पे रहना पड़ता है कुछ समय के लिए ताकि हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें. और थर्ड इज़ दैट पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज़ कैन सर्व एज द सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू अदर पीपल. और समटाइम जो वायरल इन्फेक्शन जिनको होते हैं उस टाइम पे जो पर्सन्स होते हैं जो जिनको इस तरीके की जो है प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन होता है, तो ये दूसरों के लिए एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाते हैं और दूसरों को ये बीमारी पहुंचाते हैं. दिस लीड टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एबव डिफ़िकल्टीज एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ सच रीज़न दैट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इज़ बेटर देन द क्योर. तो इन सब डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए हमको ये सोचना चाहिए कि प्रिवेंशन किसी डिजीज़ से मतलब ज़्यादा बेटर है क्योर के. मतलब हम उस चीज़ को होने ही ना दें, हम उस चीज़ को फैलने ही ना दें, तो ये ज़्यादा बेटर है कि हम उस चीज़ का ट्रीटमेंट करें. ओके. हाउ कैन वी प्रिवेंट डिजीज़ेस? देयर आर टू वेज, वन जनरल एंड वन स्पेसिफिक टू ईच डिजीज़. दो तरीके हैं डिजीज़ को प्रिवेंट करने के. पहला क्या है, एक जनरल है और दूसरा एक स्पेसिफिक है किसी भी डिजीज़ के लिए. द जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन मोस्टली रिलेट टू प्रिवेंटिंग एक्सपोजर. पहला जनरल वेज क्या है कि हम इन्फेक्शन को एक्सपोजर से बचाएं, यानी कि जो इन्फेक्शन फैला हुआ है जहाँ पे यह इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम उस जगह को, उस पर्सन को अंदर ही रखें सो दैट कि इन्फेक्शन का एक्सपोजर ना हो पाए और वो इन्फेक्शन दूसरों तक ना पहुँचे. कोरोना वायरस में यही तो हुआ है, हम लोग सबको लॉकडाउन कर दिया गया है इसलिए कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो वो लोग घर पे रहें, सेफ़ रहें इस डिज़ीज़ से. क्यों? क्योंकि अभी इस डिज़ीज़ का क्योर नहीं आया है और ये डिज़ीज़ जो है अगर किसी को हो जाती है और शुरुआती दौर पे अगर इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है. ओके. If we look at the means of their spreading, we can get some easy answers. For airborne microbes, we can prevent exposure by providing living conditions that are not overcrowded. अगर हम जो है अगर इनका स्प्रेड का मीन्स देखें तो हमको आराम से आंसर इस चीज़ का मिल पाएगा कि जो एयरबॉर्न माइक्रोब्स होते हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाई अगर हम उसको लिविंग कंडीशन को हम ओवर क्राउडेड कंडीशंस में पेशेंट्स को ना भेजें तो हम ईज़िली उस एयरबॉर्न इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं. जब इन्फेक्शन एयर में जा ही नहीं रहा है तो एयर के थ्रू दूसरे व्यक्तियों में फैलेगा ही नहीं, है ना. वो पहले ही जिस व्यक्ति को, पेशेंट को इस तरीके की प्रॉब्लम है, उसको अंदर रख के हमने उसको ट्रीटमेंट दे दिया, वो अंदर ही अंदर वो ठीक हो गया, तो वो जो वायरस है, बैक्टीरिया से जब वो किल हो गए तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे पर्सन तक पहुँचेंगे ही नहीं. अगर वो पर्सन, इन्फेक्शन वाला जो पर्सन है वो बाहर नहीं निकल रहा है तो, और जो स्वस्थ लोग हैं वो भी अगर बाहर नहीं निकल रहे हैं तो दे विल नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद दैट इन्फेक्शन एंड दे विल बी सेफ फ्रॉम दैट डिजीज़. For waterborne microbes, we can prevent exposure by providing safe drinking water. और अब waterborne disease के लिए क्या है, अगर हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो हम पानी पिएं हमेशा साफ़ पानी पिएं, उबाल के पिएं, बॉयल करके पिएं, या फिर उसको मिनरल वाटर मीन्स उसको RO से फिल्टर्ड वाटर पिएं. ओके. दिस कैन बी डन बाई ट्रीटिंग द वाटर टू किल any microbial contamination. For vector-borne infection, we can provide clean environment, and this would not, for example, do not allow mosquito breeding. In other words, public hygiene is one basic key to prevent the infectious disease. और अगर हम जो है vector-borne disease को देखें तो अगर एग्जाम्पल लिया जाए मॉस्किटोज़ का, तो हम अपने आसपास की अगर इन्वायरमेंट को, अपने आसपास की जगहों को क्लीन रखें,
हाइजीन मेंटेन करके रख ले, पब्लिक हाइजीन मेंटेन करके रखें, तो मॉस्किटोज जो हैं वो बढ़ेंगे ही नहीं, और जिसकी वजह से इस तरीके की वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस जो हैं वो नहीं फैलेंगे. In addition to these issues that relate to the environment, there are some other general principles to prevent infectious disease. To appreciate those principles, let us ask a question we have not looked at so far. Normally, we are faced with the infections every day. If someone is suffering from a cold and cough in a class, it is likely that the children sitting around will be exposed to the infection, but all of them do not actually suffer from the disease. Why not? Okay class, so I think that's all for today. From tomorrow I will in my next video I'll explain you more about this, the principle of prevention. Till that time, whatever I've taught you, revise the topic. Okay, thank you.